हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आचार संहिता का अर्थ एवं विशेषताएं। यानी कि आचार संहिता से का अर्थ क्या होता है और उससे रिलेटेड उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक, ठीक है। तो चलते हैं सीधे वीडियो में, देखते हैं कि आचार संहिता क्या होती है। तो सबसे पहले अर्थ देख लेते हैं इसका क्या होता है। तो प्रशासनिक सेवा में कार्यरत कर्मचारियों व अधिकारियों की ऐसी नियमावली का पालन करना होता है जो कि प्रशासनिक सेवा हेतु अनिवार्य होती है। नियमों के इस संकलन को ही आचार संहिता कहा जाता है, ठीक है। और यह आचार संहिता की संहिता ही कर्मचारियों व अधिकारियों को यह ज्ञान कराती है कि उनको किन परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। यानी कि जो आचार संहिता होती है वो एक प्रकार से एक नियमावली होती है, एक पुस्तक तरह कार ले सकते हैं आप, कि जिसके जो कि ऐसे नियम होते हैं जिसमें कि जो एक प्रशासनिक सेवा में अधिकारी जो भी होते हैं, जो भी नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें उन नियमों को पालन करना होता है, उन्हें मानना होता है, ठीक है। और ये जो नियमावली होती है आचार संहिता, ये अधिकारियों कर्मचारियों को क्या ज्ञान कराती है कि किस प्रकार से कोई भी परिस्थिति जो है या कैसी भी परिस्थिति है तो उस परिस्थिति में किस प्रकार से व्यवहार करना है। तो ये आचार संहिता वही ज्ञान कराती है एक जो है अधिकारियों को, ठीक है, जो कि आचार संहिता क्या कहते हैं प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखते हैं आगे, अपने कार्य स्थल पर किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आचार संहिता के माध्यम से कर्मचारी संयत व अनुशासित रहते हैं और शासकीय कर्मचारियों को अपना व्यवहार इसलिए भी अनुशासित रखना चाहिए क्योंकि जनता उनके व्यवहार का अनुकरण करती है और आचार संहिता के द्वारा अधिकारियों को मनमानी करने से रोका जा सकता है। यानी कि जब अपने कार्यस्थल पर किस प्रकार के, जैसे मान लीजिए कि कोई भी लोक सेवक होता है तो जहां भी वो कार्य करता है, जहां भी उसे नियुक्त किया जाता है जिस भी राज्य में, ठीक है, तो उसे अपने कार्यस्थल पर किस प्रकार का दृष्टिकोण रखना है, किस प्रकार से क्या व्यवहार करना है, ठीक है। तो आचार संहिता के माध्यम से कर्मचारी संयत और अनुशासित रहते हैं। यानी कि किसी भी जो लोक सेवक को उसकी अनुशासित रहने के लिए या फिर एक अच्छा दृष्टिकोण किस प्रकार का होना चाहिए, ये सभी कौन सिखाता, तो आचार संहिता ये सभी चीजें बताती है, ठीक है। और शासकीय कर्मचारियों को अपना व्यवहार इसलिए भी अनुशासित रखना चाहिए क्योंकि जनता उनके व्यवहार का अनुकरण करती है। आचार संहिता के द्वारा अधिकारियों को मनमानी करने से रोका जा सकता है। यानी कि जो आचार संहिता में जो नियम लिखे गए हैं, नियम बताए गए हैं, उनके आधार पर जो है जो कोई भी अधिकारी यदि उसका पालन जो कर रहा है तो वो क्या करेगा, जो भी अधिकारी उसका यदि पालन कर रहा है तो वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। यानी कि आचार संहिता जो है किसी भी अधिकारी को ठीक है मनमानी करने से रोकती है, ठीक है। और इसलिए भी जो है लोक सेवक जो होते हैं उनको अपना व्यवहार जो है अनुशासित रखना चाहिए। और ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो जनता होती है उनके व्यवहार को देखती है और उनका अनुकरण करती है। जनता जब देखती है कि एक लोक सेवक जो है जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है तो जनता में जो है एक अच्छी या बुरी भावना पैदा होती है। यदि कोई भी लोक सेवक अच्छी तरह से व्यवहार कर रहा है जनता के साथ या अपने निम्न वर्ग के अधिकारियों के साथ, ठीक है, या तो इस प्रकार से क्या होता है कि जनता भी उस चीज का अनुकरण करती है और प्रयास करती है कि वो जो एक समाज में इसी तरह का जो है अच्छा माहौल हो, उनके बच्चों को भी इस प्रकार का माहौल मिले, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे जो आचार संहिता की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आचार संहिता की विशेषताएं, सबसे पहला है आचार संहिता देश में प्रचलित विधि से ऊपर होती है और कई बार नागरिक अधिकारों को भी सीमित कर देती है। यानी कि जो है आचार संहिता जो होती है वो क्या करती है, देश में जो प्रचलित विधि कानून है उससे कई बार ऊपर होती है, ठीक है, और कई बार नागरिक अधिकारों को भी सीमित कर देती है। यानी कि कई बार जो व्यक्ति को संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार मिले हुए होते हैं तो आचार संहिता में कुछ ऐसे नियम होते हैं जो पालन किए जाते हैं तो क्या होता है कि व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हनन भी हो जाते हैं। लेकिन जो आचार संहिता जब कोई भी लोक सेवक पालन करता है आचार संहिता के नियम का, तो उससे क्या होता है कि कई बार उसके जो है मौलिक अधिकारों का भी मतलब कि हनन होता है, लेकिन फिर भी उसे आचार संहिता का पालन करना होता है, ठीक है। और आचार संहिता के नियमों का पालन करना नैसर्गिक अधिकार
अधिकारों को से जो है नैसर्गिक अधिकारों से वंचित करना नहीं है। मतलब कि आचार संहिता का जो नियम दिए गए हैं उसमें पालन करने का ये मतलब नहीं है कि जो व्यक्ति के अधिकार हैं उसे छीन लिए जाएं, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कुछ उसमें नियम ऐसे फॉलो करने पड़ते हैं जो कि कई बार अधिकार उसके सामने नगण्य हो जाते हैं और जो उसके नियमावली हो वो ऊंचाई पर आ जाती है। ठीक है, इसके बाद आचार संहिता के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को संविधान के प्रति तथा अपने उच्च अधिकारी के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है। यानी कि जो आचार संहिता है, जो नियमावली है, तो एक जो अधिकारी है उसे क्या करना पड़ता है, संविधान के समक्ष जो है या संविधान के प्रति एक शपथ लेनी होती है कि वह जो है किस प्रकार से व्यवहार करेगा अपने जो आसपास के लोगों से या अपने उच्च अधिकारी से किस प्रकार से निष्ठा रख के बात करेगा। ठीक है, इसके बाद व्यक्तिगत स्वार्थ व सांप्रदायिकता से दूर रहते हुए पूर्ण ईमानदारी से कार्य करना होता है। यानी कि जो नियमावली क्या कहती है एक लोक सेवा के लिए आचार संहिता की, कि किस प्रकार से जो है व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर और सांप्रदायिकता यानी किसी भी संप्रदाय विशेष की ओर ना झुककर, या ठीक है, या अपने किसी पर्सनल संप्रदाय के प्रति ना झुककर एक सांप्रदायिकता से दूर रहते हुए और अब व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ कर के ईमानदारी से कार्य करने के लिए जो है आचार संहिता क्या करती है, नियम बताती है एक लोक सेवा के लिए। ठीक है, ऐसे कार्यों से बचना होता है जिससे कि प्रशासनिक सेवा की प्रतिष्ठा को धक्का लगे। यानी कि प्रशासनिक सेवा की जो प्रतिष्ठा को धक्का ना लगे, हमें मतलब एक लोक सेवक जब भी नियुक्त किया जाता है, ठीक है, बनता है, तो वो क्या ऐसे उसे कार्यों को करने से बचना चाहिए जिससे क्या होगा कि प्रशासनिक जो सेवा में वो है उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको धक्का लगे। इसलिए ऐसे कार्यों को करने से बचना चाहिए जिससे क्या है कि उसकी प्रतिष्ठा को आँच आए। ठीक है, ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए एक लोक सेवक को। इसके बाद व्यक्तिगत व्यापार व राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो नियमावली ये भी कहती है आचार संहिता की कि एक जो लोक सेवक है जो कि चुना जा रहा है, अब नियुक्त किया जा रहा है, तो वो क्या है कि वो व्यक्तिगत व्यापार, खुद का व्यापार करने से या राजनीति, किसी भी राजनीतिक पार्टी से, ठीक है, जुड़ने से बचे। ठीक है, तभी वो क्या करेगा, वो निष्पक्ष रूप से, ईमानदार रूप से अपने जो है कर्तव्यों को निभा सकेगा। ठीक है, इसके बाद भारत में आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट इन इंडिया, भारत में आचार संहिता किस प्रकार से है उसे हम देखते हैं। तो भारत में लोक सेवकों से संबंधित आचार संहिता में निम्नलिखित बातें सम्मिलित है। कौन कौन सी? तो पहला है, सरकारी सेवकों को अपने कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करना चाहिए। जो कोई भी सरकारी कर्मचारी या लोक सेवक जो है वो उसे अपने कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए, तभी जो है एक अच्छा जो है इमेज जो है उसकी जनता के सामने या समाज के सामने बन पाएगी। ठीक है, और इसके बाद लोक सेवकों को ना तो किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनना चाहिए और ना ही किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो लोक सेवक होते हैं कई बार लालच में आकर पॉलिटिकल पार्टियों का चुनाव में साथ दे देते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि उनकी जो प्रशासनिक सेवा में वे आए हैं उसकी प्रतिष्ठा को काफ़ी आंच आती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं या लोक सेवक है तो उससे किसी भी राजनीतिक सदस्य दल के सदस्य से जो क्या करना चाहिए, नज़दीकी नहीं बढ़ानी चाहिए और ना ही किसी राजनीतिक दल का समर्थन करना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्या है, सार्वजनिक रूप से ना तो सरकार की आलोचना करनी चाहिए और ना ही सरकार का कोई गोपनीय रहस्य प्रकट करना चाहिए। यानी कि जब कोई भी लोक सेवक शपथ लेता है, नियुक्त किया जाता है, तो उसे इस प्रकार के जो है शपथ दिलाई जाती है कि वो किसी प्रकार से सरकार की आलोचना ना करे। ठीक है, और जो सरकार की बातें हैं उसे गोपनीय रूप से रखे। ऐसा ना हो कि वो किसी तीसरे पक्ष को बता दे यदि सरकार के द्वारा कोई डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, या वह किसी भी पार्टी की सरकार है तो लोक सेवक जो है क्या करे कि उस सरकार की जो है आलोचना करने लगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोक सेवक का जो कर्तव्य है वो अपना प्रशासनिक सेवा में आया है तो उसमें उसकी जिम्मेदारी उठाना, ना कि किसी भी सरकार के जो कार्यों की आलोचना करना और ना ही सरकार के गोपनीय जो रहस्य को प्रकट करना। ये सभी कार्य उसके नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद राजनीतिक उद्देश्य से संग्रह किए जाने वाले किसी फंड में ना तो कोई धनराशि देनी चाहिए और ना ही चुनाव प्रचार में भाग लेना चाहिए। यानी कि एक लोक सेवक है यदि
तो इसी को उसे किसी भी प्रकार से जो राजनीतिक उद्देश्य से जो फंड इकट्ठा किया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें फंड नहीं देना चाहिए, ठीक है, एक सिविल सेवक के रूप में। और चुनाव प्रचार में भी भाग नहीं लेना चाहिए। यदि किसी की जो है राज्य में या देश में चुनाव हो रहा है तो किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार वगैरह में उसको एक जो है प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है, लोक सेवक है, तो उसे भाग नहीं लेना चाहिए, तभी उसकी जो है निष्ठा सिद्ध हो सकेगी, ठीक है। इसके बाद एक निश्चित मूल्य से अधिक का उपहार मिलने पर सरकार को इसकी जानकारी देनी चाहिए। यानी कि किसी भी लोक सेवक को यदि कोई उपहार मिल रहा है कहीं से, ठीक है, तो एक जो निश्चित लेवल रखा गया है सरकार के द्वारा कि इस लेवल से अधिक मूल्य का यदि कोई गिफ्ट मिलता है तो क्या किया जाए, लोक सेवक के द्वारा सरकार को सूचित किया जाए, ठीक है, तभी उसकी ईमानदारी जो है एक सुनिश्चित हो सकेगी। इसके बाद अगला क्या है, पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता, और यदि कोई व्यक्ति किन्हीं विशेष परिस्थितियों बस ऐसा करता है तो उसे सरकार से लिखित स्वीकृति लेनी चाहिए। यानी कि कोई भी यदि लोक सेवक है, उसकी यदि एक शादी हुई है तो वह दूसरी शादी जो है नहीं कर सकता है, ठीक है। और यदि किसी विशेष परिस्थिति बस करता है वो शादी वगैरह, मान लीजिए किसी कारणवश छूट दी गई है भारत में कि यदि पहली पत्नी से लड़का वगैरह बच्चे वगैरह नहीं हुए हैं तो वो दूसरी शादी वो व्यक्ति कर सकता है। तो यदि ऐसी विशेष परिस्थिति में यदि दूसरी शादी करनी पड़ती है तो क्या है कि उस सरकार को, उस लोक सेवक को क्या करना चाहिए, सरकार से लिखित में स्वीकृति लेने के बाद ही दूसरी शादी के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, अपनी चल व अचल संपत्ति की जानकारी सरकार को देना आवश्यक है। यानी कि एक लोक सेवक के पास जितनी भी संपत्ति है, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, ठीक है, तो उस सभी की जानकारी जो है एक लोक सेवक को पहले से ही सरकार के समक्ष रख देनी चाहिए, ठीक है, जिससे क्या हो को किसी भी प्रकार का बाद में जो है क्या करे कि ईमानदारी जो है एक लोक सेवक की सिद्ध हो सके। ऐसा नहीं है कि वो अपनी जो है किसी भी प्रकार की संपत्ति को वो छुपा ले सरकार से, ठीक है, तो उसे सारे जो है डेटा को, चल अचल संपत्ति का उस सरकार को सामने रख देना चाहिए, ठीक है। ये आवश्यक भी है एक लोक सेवक के लिए। इसके बाद कोई भी सरकारी कर्मचारी शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना निजी व्यापार नहीं कर सकता। यानी कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी, ठीक है, शासन मतलब कि जो भी मान लीजिए कोई एक लोक सेवक है तो वो क्या करेगा, यदि वो अपने पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार के निजी व्यापार को नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको सरकार ने ऑलरेडी एक लोक सेवक के पद पर बैठाया हुआ है, तो वो किसी भी प्रकार से अलग से अपना निजी व्यापार नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये भी जो आचार संहिता है भारत की, वो भी ये चीज़ बताती है, ठीक है। इसके बाद व्यक्तिगत जीवन में अपने धर्म का आचरण किया जा सकता है, किंतु सार्वजनिक रूप से धर्मनिरपेक्षता का आचरण किया जाना चाहिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति है यदि वो लोक सेवक है तो वो क्या करे कि अपने व्यक्तिगत जीवन में चाहे वो कोई भी धर्म माने, ठीक है, किसी भी धर्म को मानना है, उसकी पूजा करता है तो वो कर सकता है, लेकिन यदि सार्वजनिक रूप से वो किसी की प्रोग्राम में मान लीजिए कि है, सार्वजनिक रूप से जब वो कार्य कर रहा है तो उसे धर्मनिरपेक्षता का पूरी तरह से पालन करना चाहिए, ठीक है, उसका आचरण करना चाहिए। यानी कि यदि किसी भी मान लीजिए कि किसी भी धार्मिक समुदाय के द्वारा या धार्मिक संस्था के द्वारा उसे इनवाइट किया जाता है किसी भी कार्य को करने के लिए एज क्या कोई भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर, तो उसे वहां पर नहीं जाना चाहिए, तभी जाके उसे वो एक धर्मनिरपेक्ष जो है धर्मनिरपेक्षता का जो है आचरण कर दिखा पाएगा, ठीक है। क्योंकि यदि मान लीजिए वो किसी भी धर्म विशेष या धार्मिक संस्था के जो है प्रोग्राम वगैरह आयोजित किए जाते हैं उसमें जाता है तो वो धर्मनिरपेक्षता का पालन सार्वजनिक रूप से नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन से उसे बचना चाहिए वहां जाने से एक लोक सेवक को। और लास्ट जो है आज का पॉइंट, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नौकरी पर नहीं रखा जाना चाहिए। यानी कि जब लोक सेवक है यदि, ठीक है, तो उसे अपने ऑफिस में या अपने आसपास के क्षेत्र में कहीं भी उसे मतलब कि जहां उसकी जानकारी हो तो 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उसे नौकरी पर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ये भी एक उसका कर्तव्य होता है, फर्ज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि आचार संहिता क्या होता है, ठीक है, और भारत में आचार संहिता का किस प्रकार से क्या क्या नियम दिए गए हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार से नए नए वीडियोस के जो है नोटिफिकेशन के लिए आप MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।